बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को देख रहे हैं। सबसे पहले तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या पढ़ रहे होते हैं कि वो स्टडी द इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब मैटर के साथ टकराती है तो उसके नतीजे में फिर हमें स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन मिलती है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो मेरे ख्याल में हमें सबसे पहले जो है गोल्स और टारगेट्स पता होने चाहिए कि हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी जब सीख लेते हैं, सीखते हुए हमारे कौन से गोल्स होने चाहिए कि हमने किस लेवल तक पहुंचना है। ये चीज़ हमें सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने से भी पहले क्लियर होनी चाहिए कि हमारे गोल्स क्या होने चाहिए इसको लेके ना। तो गोल्स सबसे पहले हमें पता है कि हमारे गोल्स क्लियर होंगे तब भी टारगेट पता होगा तो हम उस चीज़ तक पहुँचेंगे। तो हाँ, सबसे पहले हम लोग गोल्स देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए क्या है। फर्स्ट आपका है कि आपको 60 to 70% आप स्पेक्ट्रल डाटा को स्ट्रक्चरल डाटा में कन्वर्ट कर लें। मतलब अगर आपके पास स्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशन आ गई है तो आप इतने कैपेबल हों इसके बाद कि आप उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर लें स्ट्रक्चर में। और इंशाल्लाह आप इन स्पेक्ट्रोस्कोपी की वीडियोस देखने के बाद आप इतना एबल हो जाएंगे कि आप स्पेक्ट्रल डाटा को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेंगे। आपके पास अगर स्पेक्ट्रल डाटा की इन्फॉर्मेशन होगी तो आप स्ट्रक्चर तक पहुंच जाएंगे, और अगर आपके पास स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन होगी तो आप स्पेक्ट्रल डाटा तक पहुंच सकते हैं। तो इसी तरह से हम छोटे छोटे टारगेट्स रखेंगे ताकि हम मेजर टारगेट तक पहुंच जाएं। ठीक है, छोटे छोटे टारगेट्स हम रखेंगे, जैसे कि अगर हमें वैल्यूज़ का पता है, हमें एक नॉन कंपाउंड की वैल्यू पता है तो हम उसे अननोन से कैसे कंपेयर करेंगे। फिर उसके बाद जिस तरह से अगर हम एग्जांपल ले लें NMR की, उसके अंदर हम लोग कॉन्जुगेशंस देखते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स देखते हैं, और उसके बाद हम मतलब डिफरेंट इंफॉर्मेशंस होती हैं जिनको हम आपस में कोरिलेट करके उस स्ट्रक्चर को इवेलुएट कर लेते हैं। इसी तरह से साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट फेवर करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू को। अगर अब हम देखें, हम इमेजिनरी चीज़ों में तो नहीं रह सकते ना कि इस तरह से हो रहा होगा, इस तरह से हो रहा होगा, उन्हें एक न्यूमेरिकल नंबर चाहिए। ठीक है, इसी तरह से जैसे अब हम IR की बात करें, उसके अंदर हमने कार्बोनिल ग्रुप की वैल्यू रखी हुई है, कार्बोनिल ग्रुप की 1700 है। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल नंबर आ जाता है हमारे पास जिससे हमें चीज़ों को इवेलुएट करना ईजी हो जाता है। अब क्या है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी हों आपके पास और आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज भी हो, फिर ही आप स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी होनी चाहिए, आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए। थ्योरेटिकल नॉलेज में फैक्टर्स आ जाते हैं कि अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो वैल्यू यहाँ तक है तो वैल्यू से कम ही आएगी या ज़्यादा आएगी। विड्रॉइंग ग्रुप क्या इफेक्ट डाल रहा होगा वैल्यू के ऊपर, एक्चुअल वैल्यू के ऊपर, और डोनेटिंग ग्रुप क्या फैक्टर डाल रहा होगा, कितना ज़्यादा डालेंगे, अगर रेजोनेंस भी हो रही है, कॉन्जुगेशन भी हो रही है। तो ये डिफरेंट थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन होती है। आप अगर आप एक इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं तो आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज और स्किल्स तो आपकी मैटर करेंगी। ठीक है, लेकिन केमिस्ट को ही इंडस्ट्रीज़ में हम प्रेफर कर रहे, हम कहते हैं कि केमिस्ट इंडस्ट्रीज़ को क्यों प्रेफर कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज भी होता है, स्किल्स भी होती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से दोनों चीज़ों का साथ होना ज़रूरी है। अब यू शुड नो द लिमिटेशंस ऑफ योर स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक। मतलब आप जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक यूज़ करें उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। ठीक है, मतलब उसकी लिमिटेशंस कहाँ तक पहुँचती हैं, किन चीज़ों को वो मैयर कर सकती है, किन चीज़ों को वो मैयर नहीं कर सकती। IR में हम कहते हैं कि डाइपोल मूवमेंट उसका होना ज़रूरी है। तो इसी तरह से ये चीज़ें उसकी लिमिटेशंस में आ जाती हैं। जब आपको उस टेक्निक की लिमिटेशन नहीं पता होगी तो आप बहुत सारी गलतियाँ कर जाएंगे, और लिमिटेशंस के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपके पास यू शुड नो द लिमिटेशंस ऑफ योर स्ट्रक्चर, इंस्ट्रूमेंट और एनी अदर, और जो भी उससे रेलिवेंट प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि कंपाउंड जिस तरह से कम्प्लेक्स होता रहेगा उस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा पता होगी आप उतना ही स्ट्रक्चर को अच्छा इवेलुएट कर सकेंगे। फिर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ गई है आपके डाटा से रेलिवेंट, उसको आप कोरिलेट करते हैं। यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है, हाँ, तो आप उसको इन्फॉर्मेशन को कोरिलेट करके देखते हैं कि आपका डाटा करेक्ट था। फिर यू मस्ट नो द सेंट्रल पॉइंट ऑफ योर टेक्निक। आपको अपनी टेक्निक का सेंट्रल पॉइंट पता होना चाहिए, लाइक विच कंडीशंस और प्रोसेसेस आर नेसेसरी। अगर आपको सेंट्रल पॉइंट पता होगा तो आप आगे जा सकते हैं। जैसे IR का है कि वो और जैसे UV का है कि वो आपको एक्साइटेशंस बता रहा होता है, कॉन्जुगेशन उसका मेजर पॉइंट है,
मतलब सेंट्रल कोर पॉइंट है। इसी तरह से IR का है, इसी तरह से मास स्पेक्ट्रोमेट्री का है कि उसमें हम आयंस में कन्वर्ट करते हैं बड़े को। और सेंट्रल कोर पॉइंट आपको हर स्पेक्ट्रोस्कोपी का पता होगा, तब भी आप आगे मूव कर सकते हैं। अब आते हैं हम इम्पोर्टेंस पे, वाई वी यूज़ द स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो एमोर्फस इन नेचर होते हैं, सो वी कैन नॉट डिटेक्ट द स्ट्रक्चर बाय क्रिस्टलोग्राफी। अब हमें किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस पता होती है तो हमारे माइंड को पता चलता है कि यार इस चीज़ की ये इम्पोर्टेंस है, तो इसे क्यों यूज़ करना है, तो इसीलिए आपको इम्पोर्टेंस पहले पता होना ज़रूरी है। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना वो एमॉर्फस होते हैं, तो उनको आप क्रिस्टलोग्राफी की तरह नहीं कर सकते, जिस तरह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आप क्रिस्टलोग्राफी से स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो इसी तरह से सिंथेटिक डेवलपमेंट नेसेसरी है फॉर रिसर्च डेवलपमेंट एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी प्ले हर रोल इन द सिंथेटिक डेवलपमेंट। ओके, अब हम आते हैं स्टेप्स के। आपने एक स्ट्रक्चर की वैल्यूएशन किस तरह से करनी है, जो मेन स्टेप्स हैं। पहले तो आपको सेंट्रल पॉइंट पता हो, जिस तरह से यूवी का सेंट्रल पॉइंट कॉन्जुगेशन है। फिर अगर आपके पास स्ट्रक्चर है तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू पता हो, जिस तरह से कार्बोनिल है तो 1700 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। आपको स्ट्रक्चर्स में कार्बोनिल नज़र आ गया तो आपको पता है कि 1700 की पीक आएगी IR के अंदर। और अगर कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसकी यूवी के अंदर ये वैल्यू होगी, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसकी यूवी के अंदर ये वैल्यू होगी। फर्स्ट टेस्ट ऑन नॉन कंपाउंड, मतलब आपने नॉन के ऊपर किया होगा, जैसे यूवी के अंदर हमारे पास वुडवर्ड फिशर रूल है आएगा आगे, उसमें साइंटिस्ट ने पहले से वैल्यूज़ बता दी हैं कि डबल बॉन्ड की वैल्यू ये होगी, ट्रिपल बॉन्ड की वैल्यू ये होगी, मतलब उन्होंने एक नॉन चीज़ की वैल्यू बताई हुई है। फिर हम अननोन की तरफ जाते हैं। एन ऑर्गेनिक केमिस्ट ओके, फिर जो भी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट होता है वो क्या करता है, पहले चेंजेस को ऑब्जर्व करता है और बैकग्राउंड को एनालाइज करता है नॉन कंपाउंड के, फिर वो उनको कंपेयर करता है अननोन से। जैसे ही एक ऑर्गेनिक केमिस्ट के पास स्ट्रक्चर आता है तो वो उसकी सबसे पहले देखता है कि स्ट्रक्चर के अंदर कॉन्जुगेशन हो रही होगी और उसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, मतलब वो इन फैक्टर्स को स्ट्रक्चर को देखते ही एनालाइज कर लेता है। भाई यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो वो उसको पहले ही ऑब्जर्व कर लेता है चेंजेस को, और पहले उसे नॉन कंपाउंड के बारे में वो इन्फॉर्मेशन देखता है, फिर वो उसे अननोन से कंपेयर करता है। ओके, नाउ वी गो टुवर्ड्स EMR। In spectroscopy, we discuss the EMR interaction with matter, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब मैटर के साथ टकराती हैं तो फिर हम उसको एनालाइज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो रेडिएशन हैं जिसमें एनर्जी मूव करती है विदाउट एनी सिस्टम। रेडिएशंस कहते हैं एनर्जी मूवमेंट विदाउट एनी सिस्टम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हैं वो डबल नेचर की होती हैं, डुअल नेचर की, तो ये हम क्वांटम में पढ़ चुके हैं। अब वेव नेचर की प्रॉपर्टीज़ इसमें होती हैं डिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये वेव नेचर की हैं। तो पार्टिकल नेचर होती है कि जब आपकी रेडिएशन मैटर के साथ टकराती है उस टाइम वो पार्टिकल नेचर शो करती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि EMR ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव एंड स्ट्राइक इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो EMR इंट्रैक्शन जो मतलब जो वो ट्रैवल कर रही होती है तो वो वेव फॉर्म, हम उसे वेव नेचर में काउंट कर रहे होते हैं, और जब वो पार्टिकल के साथ जाकर टकराती है तो उस टाइम हम कहते हैं कि ये पार्टिकल नेचर की है। तो इसी तरह से हम इसकी प्रॉपर्टीज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ चुके हैं। ये हमारे इंट्रैक्शन जो है वो 3 टाइप्स में। उसकी एब्जॉर्बेंस सबसे पहली टाइप है, वी चेक द एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस के अंदर क्या होता है कि आप सोर्स रखते हैं, सोर्स के अंदर आगे आपका कंपाउंड पड़ा होता है, तो वो जितनी एब्जॉर्ब करता है वो कंपाउंड अपने अंदर, तो एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करती है, उस एब्जॉर्बेंस को डिटेक्ट करती है। ठीक है, ये वर्सटाइल होती है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स इसी को यूज़ कर रहे होते हैं, और ये सेंसिटिव टेक्निक है। ट्रांसमिशन के अंदर हम क्या करते हैं, वी चेक द ट्रांसमिशन। अब इसके अंदर क्या होता है कि अब आपका सोर्स होता है, उसके अंदर आपका कंपाउंड पड़ा है, तो अब एब्जॉर्बेंस भी होगी, ट्रांसमिशन भी होगी। तो ऊपर हमने सिर्फ एब्जॉर्बेंस को चेक किया, नीचे हम सिर्फ ट्रांसमिशन को चेक कर रहे हैं। हम एब्जॉर्बेंस के पॉइंट को माइनस कर देंगे। किस तरह से करेंगे, हम ब्लैक बॉडी को यूज़ करेंगे। ब्लैक बॉडी क्या करेगी, एब्जॉर्बेंस को
माइनस कर लेंगे उसके ज़रिए, एब्जॉर्बेंस उसको यूज़ करके, ब्लैक बॉडी को यूज़ करके। उसके बाद इमिशन है हमारे पास। इमिशन में जैसे ऊपर आपने देखा कि एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिशन, इसमें डिटेक्टर जो वो पैरेलल पड़ा हुआ है, लेकिन इमिशन के अंदर डिटेक्टर जो होता है वो 90 के एंगल के ऊपर पड़ा हुआ होता है। एलिमेंट्स रिलीजिंग डिफरेंट फोटोन्स, इमिशन में क्या होता है कि एलिमेंट रिलीज करते हैं डिफरेंट फोटोन ऑफ कलर एज देयर एटम रिटर्न टू देयर लोअर एनर्जी लेवल, क्योंकि एटम ने अपने लोअर एनर्जी लेवल पे ऊपर जाना होता है, पहले वो एक्साइट हो जाता है, जैसे फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस इसकी 2 एग्जांपल्स हैं। इसमें वो पहले गो टू एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाता है एंड देन रिलैक्स बैक, उसके बाद वो रिलैक्स होता है, पहले एक्साइटेड की तरफ जाएगा फिर रिलैक्स बैक होगा, तो उसके जब वो रिलैक्स बैक होगा तो वो जो रेडिएशन होगी उसको हम कहते हैं कि ये एमिशन है। ये बहुत रेयर कंपाउंड देते हैं इसको, और वो कंपाउंड रिजिड होते हैं, तो ये लेस वर्सटाइल भी है और सेंसिटिव है, मतलब सेंसिटिव भी उसी में है आ रही है। वर्सटिलिटी इसकी कम है क्योंकि बहुत कम कंपाउंड इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सेंसिटिव ये ज़्यादा है अगर हम अब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिशन के ऊपर उससे कंपेयर करें ना। और डिटेक्टर इस पर राइट एंगल टू सोर्स होता है, ऊपर पैरेलल होता है, और वो वर्सटाइल है, उसमें लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड यूज़ होते हैं और वो सेंसिटिव भी है। हम एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम पढ़ रहे थे इंट्रैक्शन ऑफ ईएमआर विद मैटर, और फिर हमने गोल्स बताया कि 60 to 70% हम स्पेक्ट्रल डाटा को स्ट्रक्चरल डाटा में कन्वर्ट करेंगे। हमें लिमिटेशंस उसकी पता होनी चाहिए, उसके लिए साइंटिस्ट को न्यूमेरिकल नंबर चाहिए होता है। आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन होगी आप उसको कोरिलेट करके ही करेक्ट स्ट्रक्चर बता सकते हैं। आपको सेंट्रल कोर पॉइंट पता होना चाहिए। फिर हमने कहा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि इनऑर्गेनिक की तो हम क्रिस्टलोग्राफी के ज़रिए उसका सरफेस और स्ट्रक्चर देख लेते हैं, लेकिन इसके में हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी की ज़रूरत होती है स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन के लिए, और सिंथेटिक डेवलपमेंट में भी हमें इसकी ज़रूरत होती है। हमें सेंट्रल कोर पॉइंट पता होगा, उसके बाद ही हम स्ट्रक्चर को न्यूमेरिकल वैल्यू को स्ट्रक्चर से करेंगे। आप अपनी जो हमें कंपाउंड की नोन है उसको हम अननोन से, पहले हमें नोन चीज़ पता होगी तो हम उसे अननोन से कंपेयर करेंगे। और फिर हम ईएमआर के ऊपर आए थे। ईएमआर में हमने बताया कि वो डुअल नेचर